हमारा टॉपिक चल रहा था करंट में ई वे बिल। ई वे बिल का टॉपिक देखते हैं, इसमें क्या है। हेलो हेलो, तो ई वे बिल में अब तक अपने जो इसके मेन कंसेप्ट थे वो करीब करीब सारे पढ़ लिए थे। देखते हैं इसी में और आगे कंक्लूड करेंगे इसको। देखते हैं ई वे बिल क्लास 3। संडे अपन ने इंट्रोडक्टरी लगाई थी, कल अपन ने काफी कुछ इसमें पढ़ा था। ई वे बिल कब काटना जरूरी है, फटाफट से। 50,000 रुपए। 50,000 का मतलब सेक्शन 15 की वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूडिंग जीएसटी। तो फ्रेट फ्राट है वो भी जोड़ लो, लेकिन एग्जम्प्ट गुड्स की सप्लाई को नहीं जोड़ना, सिर्फ टैक्सेबल वाली जोड़नी है। 50,000 से ऊपर है तो ई वे बिल जरूरी है। लोकल यानी स्टेट के अंदर भी जरूरी है, स्टेट के अंदर भी जरूरी है, स्टेट के बाहर भी जरूरी है, इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट। लेकिन कितने किलोमीटर कोई चक्कर नहीं, मोटर व्हीकल के ऊपर जाए माल चाहे 5 किलोमीटर जाए तो भी ई वे बिल जरूरी है। बट एक्सेप्शन, अगर वो ट्रांसपोर्टर को जा रहा है, कंसाइनर टू ट्रांसपोर्टर और ट्रांसपोर्टर टू कंसाइनी, तो उस केस में अगर डिस्टेंस 50 किलोमीटर से ज्यादा विद इन स्टेट नहीं है तो ई वे बिल नॉट रिक्वायर्ड, चाहे वो 50,000 से ज्यादा का माल हो। लेकिन अगर मान लो ट्रांसपोर्टर दूसरी स्टेट में है, अपन मान लो 15 किलोमीटर दूर ट्रांसपोर्टर को माल भेजने आगे भेजने के लिए, पर वो ट्रांसपोर्टर दूसरी स्टेट में बैठा है, फिर तो भैया दूसरी स्टेट होगी, फिर नहीं बख्शेंगे, फिर तो क्या है, ई वे बिल रिक्वायर्ड है। हाँ जी, आप बोलो। माल बेच ही नहीं रहे, सिरसा से माल हमारा बिजनेस प्लेस रोहतक में भी है, रजिस्ट्रेशन एक है हमारा, चाहिए रजिस्ट्रेशन हरियाणा के अंदर एक हो जाता है। हाँ, सिरसा से माल रोहतक भेज रहे हैं, क्या उसमें बिल ऑफ सप्लाई जरूरी होगा? सेल नहीं है। हाँ जी, सिरसा से रोहतक माल भेज रहे हैं, अपना ही ब्रांच है, अपना ही प्लेस ऑफ बिजनेस है। इट्स नॉट अ सेल। वेदर बिल ऑफ, चला के रखो, क्या जरूरी है? जरूरी है। सप्लाई मैंने बताया, डिलीवरी चलान। डिलीवरी चलान क्यों? तब माल नहीं बेचा तब भी लगाओ भैया, हम कौन से कह रहे हैं टैक्स भरो, हम तो कह रहे हैं हमें डिटेल दो। कोई भी माल की मूवमेंट हमारी नॉलेज के बिना नहीं होनी चाहिए, बस सरकार ये चाहती है, डिटेल दो। क्लियर? जरूरी है। इंटर स्टेट सप्लाई में 50,000 से कम भी ई वे बिल काटना जरूरी है। कब? जब आप हैंडीक्राफ्टेड गुड्स इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं तो वैल्यू ऑफ सप्लाई डजंट मैटर, ये ई वे बिल मस्ट बी रिक्वायर्ड। या प्रिंसिपल से जो वर्कर को जा रहा है इंटर स्टेट, तो माल की वैल्यू मत देखो, जरूरी है क्या, ई वे बिल। पर एग्जम्पशन की लिस्ट पढ़ेंगे, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, फ्रूट, वेजिटेबल्स, आर्मी डिफेंस का माल, केरोसिन, मिट्टी का तेल, एक लिस्ट है पूरी। और या तोलने के लिए जा रहा है, बताया था 20 किलोमीटर के अंदर, वो एक प्लेटफॉर्म बताया धर्मकांटा वाला, 20 किलोमीटर के अंदर जा रहा है तो कोई बात नहीं भैया, कोई ई वे बिल नहीं चाहिए। और मैं कह रहा था कंसाइनर से ट्रांसपोर्टर को जा रहा है, ट्रांसपोर्टर से आगे कंसाइनी को 50 किलोमीटर के अंदर स्टेट के अंदर, ई वे बिल नहीं चाहिए। ऐसा कंप्लीट ई वे बिल नहीं चाहिए तो आप पार्ट ए की डिटेल तो भरोगे, बी वाली डिटेल ट्रांसपोर्टर जो भरता है वो ना भरो, चाहिए पार्ट ए की डिटेल तो फिर भी भरनी है। लेकिन तोलने के लिए जा रहा है, पेट्रोल जा रहा है, डीजल जा रहा है, एग्जम्प्ट गुड्स जा रहा है, केरोसिन जा रहा है, आर्मी डिफेंस का माल जा रहा है, उसमें तो पार्ट ए भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है ना? पार्ट बी कौन भरता है? ट्रांसपोर्टर। अगर हम ना भरे, वो ट्रांसपोर्टर ना भरे तो हम भर सकते हैं, यस। रेसिपिएंट कब भरता है? पार्ट बी कभी भी भर ले। ज्यादातर ये केस हैं जब सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है तो रेसिपिएंट को भरना मैंडेटरी है। अगर दोनों रजिस्टर्ड है तो भी क्या रेसिपिएंट भर सकता है? हाँ, सप्लायर भरे या रेसिपिएंट।
जब रेसिपिएंट भरेगा पार्ट ए की डिटेल, ट्रांसपोर्टर पार्ट बी भरेगा, तो जैसे ही वो डिटेल भरेगा ना पार्ट ए, किसके पास डिटेल खुल जाएगी? ऑपोजिट पार्टी के पास। रेसिपिएंट भरेगा तो सप्लायर के पास पॉपअप, उसके लॉगिन पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि ऐसे करके ई वे बिल का जनरेशन हुआ है, पार्ट ए भरा गया है, आप उसे एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट। सप्लायर करेगा तो रेसिपिएंट के पास पॉपअप विंडो में खुलेगा अपने आप लॉगिन में कि नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ऐसे करके किसी ने कहा है कि तुझे माल भेज रहे हैं, एक्सेप्ट और रिजेक्टेड। कितना टाइम एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का? 72 आवर, यानी 3 दिन, जनरेशन के 3 दिन। जैसे ही आपके पास मैसेज आया 3 दिन या गुड्स पहुंचने विच एवर इज अर्लियर, मान लो माल ही 1.5 दिन में पहुंच गया तो 3 दिन क्या करेंगे? तो माल पहुंचने का टाइम या 3 दिन जब वो ई वे बिल का मैसेज आया आपके पास विच एवर इज अर्लियर, उससे पहले आपको क्या देनी है? एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन। कुछ नहीं करते, देखते ही नहीं मैसेज, तो क्या मान लिया जाएगा? एक्सेप्टेड। पार्ट बी ट्रांसपोर्टर कब नहीं भरता? रेलवे एयरलाइन वाले भी नहीं भरते, रेलवे एयरलाइन नहीं भरते। बाकी ना रेलवे ज्यादा काम है, तो एयरलाइन के थ्रू कितना बिजनेस होता है, ज्यादातर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। इंडिया में लोकल माल बाय एयर आता जाता हो उसके बहुत कम परसेंटेज है। इंडिया में माल लोकल तो किससे आता है? ट्रकों से ही आता जाता है। बायर महंगा बहुत पड़ता है। और फिर दूसरी बात, बायर ला के करोगे क्या? कहां तक लाओगे आप? मान लो सिरसा लाना है, कहां तक आएगा? दिल्ली, फिर वहां से ट्रकों में भरो, पहले पोर्ट पे लोड करो, अगला कहता है सीधा ही ट्रक में ले जाओ। मतलब दिक्कतें है ना, जितने हाथों से निकलेगा उतना महंगा पड़ता जाएगा। सीधा सिर से प्लेन लैंड करता हो तो सोच ले। इसलिए इंडिया में रेल और ट्रक ज्यादा काम आते हैं। रेलवे में पार्ट बी रेलवे बढ़ेगा, भूल जाओ। एयरप्लेन के थ्रू जा रहा है फ्लाइट मोड, तो वो कंपनी वाले, इंडिगो वाले, गो एयर वाले, इंडियन एयरलाइंस वाले भरेंगे, भूल जाओ। कौन भरेगा वहां पार्ट बी भी? सप्लायर या रेसिपिएंट। पर रेलवे माल नहीं छोड़ेगा जब तक आप ई वे बिल उसे सबमिट नहीं करोगे। आप चाहे ई वे बिल में पार्ट बी बाद में भर लेना जब मूवमेंट शुरू होगी, बस याद ये रखना रेलवे माल नहीं देगा जब तक क्या है, आप उसे ई वे बिल नहीं शो करते। हाँ जी, ई वे बिल कितने दिन वैलिड होता है पीयूष? कंप्लीट ई वे बिल जनरेट हो गया, जब तक पार्ट बी सबमिट नहीं करते टाइम शुरू नहीं होगा। क्योंकि पार्ट बी सबमिट किए बिना क्या नहीं कर सकते हम? मूवमेंट नहीं शुरू कर सकते। रेलवे एक्सेप्शन है, रेलवे में बाद में सबमिट हो जाता है पार्ट बी। ट्रक दौड़ सकता है क्या रोड पे बिना पार्ट बी सबमिट किए? नहीं। पार्ट बी जब तक आप सबमिट नहीं करोगे आपका टाइम शुरू नहीं होगा, क्योंकि तब तक मूवमेंट बाय लॉ शुरू नहीं हो सकती, माल पकड़ा जा सकता है। तो पार्ट बी ट्रांसपोर्टर की ड्यूटी है, भरे। अगर वो नहीं भरता तो रेसिपिएंट सप्लायर भर दे। पार्ट ए ट्रांसपोर्टर कब भरता है? पार्ट ए भी ट्रांसपोर्टर भर देगा। सप्लायर या रेसिपिएंट पार्ट ए नहीं भरते तो ट्रांसपोर्टर ही भर देगा, समझो वही उतराई है। पार्ट बी भरे बिना मूवमेंट गुड्स की शुरू नहीं होती, रेलवे एक्सेप्शन है। तो जैसे ही आपने पार्ट बी सबमिट किया, ई वे बिल जनरेट हो जाएगा। पार्ट बी सबमिट करते ही आपका टाइम शुरू। जो टाइम है कितने दिन वैलिड है? ओवर डायमेंशनल कार्गो। ओवर डायमेंशनल कार्गो मींस जैसे ट्रक ट्रॉले चलते हैं बड़े बड़े, उनमें क्या होता है, स्टैंडर्ड से भी ज्यादा माल भरा होता है। वो साइज स्टैंडर्ड नहीं होता, उनको ले जाना बड़ा मुश्किल है, बताया था मैंने। तारें ऊंची नीची करनी पड़ती है, फिर वो कहीं पे वो फ्लाईओवर आ गया तो सोचना पड़ता है, बड़ी दिक्कतें। ओवर स्टैंडर्ड जो माल लेके जाते हैं, नॉर्मल ट्रक जैसे है वो नहीं, उससे कोई ज्यादा ओवर डायमेंशनल कार्गो। या मल्टी मॉडल शिपमेंट है जिसमें एक लेग शिप की है, मतलब शिप में जाएगा प्लस बाकी व्हीकल, वहां पे 20 किलोमीटर पर डे, 20 किलोमीटर तक एक दिन। उसके बाद दोबारा लिखा गया है हर एक 20 किलोमीटर या उसके पार्ट ज्यादा जाने पे एक दिन और ऐड हो जाएगा। लेकिन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट नहीं है, ना ही कोई ओवर डायमेंशनल कार्गो। नॉर्मल ट्रक में जा रहा है, नॉर्मल ट्रेन में जा रहा है 200 किलोमीटर पर डे। अगर आपने 750 किलोमीटर माल लेके जाना है ट्रक ट्रेन में, 4 दिन का टाइम है। ई वे बिल 4 दिन बाद क्या हो जाएगा? बेकार। मान लो 4 दिन, सुनो, 4 दिन पूरा होने को है, ट्रक पहुंचा ही नहीं डेस्टिनेशन पे। रीजन
स्ट्राइक थी जी, किसानों ने रोड जाम कर रखी थी, बारिश इतनी आ गई सर, जगह जगह पानी भर गया, ट्रक फंस गए, रूट डाइवर्ट करना पड़ा सर, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया। ऐसे केस में आप क्या है, चाहे 4 दिन पूरे हो गए, उसके बाद भी अगले 8 घंटे तक या तो पहले ही कर दो तो बहुत बढ़िया, पहले नहीं कर पाए तो विद इन 8 मंथ 8 आवर ऑफ द कंप्लीशन ऑफ योर टाइम अलाउड, आपको क्या डालना है, एक्सटेंशन की कमिश्नर को रिक्वेस्ट डालनी है, प्लीज सर मेरा ट्रक ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी और अदर रीजन कांट रीच टू द डेस्टिनेशन विद इन अलाउड टाइम, मुझे और टाइम दो। कमिश्नर और टाइम दे सकता है, पर आपको रीजन देना होगा, रीजन के बिना वो टाइम नहीं देगा, एक्शन हो जाएगा। क्लियर, टाइम पे पहुंचा जाएगा, बिना उसके अगर लेट हो गए तो आपका ट्रक पकड़ा जा सकता है। कौन पकड़ता है, प्रॉपर ऑफिसर, कमिश्नर से ऑथराइज आदमी, और अगर माल सस्पिशियस है कुछ है तो और बंदे भी, ऑफिसर भी भेजे जा सकते हैं अगर गड़बड़ी मिलती है तो। क्लियर, वो आदमी कब रिपोर्ट बनाता है, 24 घंटे में, जिस दिन ट्रक रोका, इंटरसेप्ट किया, वो वाला दिन रात, आधी रात तक छोड़ दो। मान लो 12 तारीख को शाम 7:30 बजे ट्रक रोका गया, तो 12 तारीख की मिडनाइट 12 बजे तक का टाइम छोड़ दो। 24 घंटे कब से शुरू होने हैं, 13 तारीख, पूरी रात, आधी रात 12 बजे तक। 13 तारीख तक तो वो समरी रिपोर्ट सबमिट करेगा, जो ट्रक रोका जी, मैंने क्या मिला, मुझे, मैंने चेकिंग की सब, और 2 दिन ले लो। फाइनल रिपोर्ट जिस दिन ट्रक रोका उस दिन को छोड़ो, उससे अगले 3 दिन। कई बार बच्चा ये समझता है 24 घंटे में समरी रिपोर्ट, उसके बाद 3 दिन है, ना ना ना, टोटल कितने दिन है, 3 दिन में क्या सबमिट करेगा वो, फाइनल रिपोर्ट। किसको, कमिश्नर को, कि सर मैंने ट्रक रोका था, उसमें ये मिला, मैंने वेरीफाई किया, ये वो सारी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करेगा। अगर फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने में टाइम लग रहा है, हिसाब किताब सारा, तो कमिश्नर से वो रिक्वेस्ट करेगा, प्रॉपर ऑफिसर मुझे और टाइम दे दो, तो कमिश्नर उसको और टाइम दे सकता है। चलिए, टाइम कब शुरू करना है, और ये ई वे बिल का भी टाइम कब से शुरू करना है, जिस दिन ई वे बिल कटा वो दिन छोड़ दो। मैं कह रहा हूं सुबह 11 बजे 15 तारीख को पार्ट बी सबमिट हुआ, ई वे बिल जनरेट हुआ 15 तारीख को सुबह 11 बजे, आप 15 तारीख पूरी छोड़ दो, आधी रात 12 बजे तक का टाइम छोड़ दो। आपका टाइम शुरू होगा 16 तारीख को सुबह सुबह अंधेरे में 12 बजे के बाद, पहला दिन वहां से शुरू हुआ। समझ गए ना, बोलो। जिस दिन आपने पार्ट बी सबमिट किया, वो चाहे जब मर्जी किया हो, चाहे सुबह सुबह 12:10 पे किया हो, तो वो दिन नहीं गिनना ना, उसके बाद शुरू होगी काउंटिंग। क्लियर, कल बात की थी। चलो, बाकी ई वे या ई इनवॉइसिंग करता हो ना, तो वहां ई वे बिल ऑटो पॉपुलेटेड होता है, आपको डिटेल सबमिट करने की जरूरत नहीं। ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड नहीं तो उसे ट्रांस इन टेम्परेरी दे दिया जाएगा, जिसको यूज करके पार्ट बी वो लोड कर सकता है। मूवमेंट कौन, मूवमेंट किसकी तरफ से मानी जाएगी, रजिस्टर्ड सप्लायर है उसकी तरफ से। सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं, रेसिपिएंट क्या है, रजिस्टर्ड, तो मूवमेंट कॉज बाय रेसिपिएंट मान ली जाएगी, यानी उसके ऊपर डाल दो ई वे बिल जनरेट करने की ड्यूटी। दोनों नहीं करते तो भैया ट्रांसपोर्टर तू फंसेगा, तू कर दे सबमिट। वैल्यू का मीनिंग ये सब पढ़ लिया था, लेट्स बिल टू शिप टू वो भी पढ़ लिया था। एक ई वे बिल जनरेट करो बस। पार्ट भी कितनी बार अपडेट हो सकता है, कितनी भी बार, रोक है कोई ना। जब व्हीकल बदलेगा पार्ट भी नया ट्रांसपोर्टर सबमिट करेगा। कंसोलिडेटेड बिल क्या है, जब कई ई वे बिल कटे हो, मान लो सुनो 4 बार मैंने माल खरीदा राजेश से, 4 बार राजेश से माल खरीदा है, राजेश फरीदाबाद का है, मैंने 4 बार अलग अलग माल खरीदा राजेश से, कोई 70 का, कोई 80 का, कोई 90 का, 50,500 से ऊपर 4 बिल कटे हैं अलग अलग राजेश से। पर जब माल आना था ना, एक ही ट्रक में लोड कर दिया राजेश ने, कहता जाना तो सुमित के पास ही है, सारा माल 70, 80, 90, 1 लाख का ऐसे चारों। क्या एक ई वे बिल से चल जाएगा, नो नो नो, हर एक इनवाइस पे अलग सप्लाई है। पता कैसे लगेगा टैक्स का, HSN कोड का, नहीं। 4 बिल कटे हैं तो कितने ई वे बिल बनेंगे, 4।
तो राजेश को कह दो भैया तुम पार्ट ए सबमिट करो, ट्रांसपोर्टर भी करेगा, 4 ई इनवाइस सेपरेटली इश्यू होंगे, 4 ई वे बिल कटेंगे। हाँ, ट्रांसपोर्टर क्या कर सकता है कन्वीनियंस के लिए, वो एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल जिसका नंबर क्या है, फोन नंबर ई वे बिल 02 तैयार कर सकता है। ये ऑप्शनल है, कंपल्सन नहीं। जो अलग अलग 4 बनेंगे वो तो बनेंगे, बताया था ना, वो तो बनेंगे। एक एक्स्ट्रा ऑप्शनली कंसोलिडेटेड ई वे बिल और बना सकता है, यानी जान लो एक ही बायर, एक ही सप्लायर, 4 अलग अलग बिल, एक ई वे बिल नहीं बनेगा। कितने बनेंगे, अलग अलग बनेंगे। क्लियर, बोलो। मैंडेटरी कब है बता दिया था। रेलवे वाला कहानी बता दी थी। 50 किलोमीटर पे पार्ट भी नहीं भरने की जरूरत, बस पार्ट भी, ये तो उसमें भी जाता है जब कंसाइनी को उसको ट्रांसपोर्टर को माल भेजता है। ये पढ़ लिया था बाबल वाला भी। ई वे बिल कैंसिलेशन का क्या बताया था, कैंसिल कर सकते हो 24 घंटे के अंदर, उसके बाद कैंसिल नहीं होता। और अगर आपके ई वे बिल में गलती है तो एडिटिंग का तो कोई रूल ही नहीं, 24 घंटे में जल्दी से जल्दी क्या करो, कैंसिल और नया ई वे बिल बनाओ। एडिटिंग का कोई ऑप्शन डिपार्टमेंट नहीं देता। ओके, यूनिक ई वे बिल वही है, पार्ट ए सबमिट करने के बाद यूनिक नंबर जनरेट होता है, उसके बेस पे आपको क्या भरना होता है, पार्ट बी। कितने दिन में भरना होता है पार्ट बी, 15 दिन, नहीं तो वो यूनिक नंबर बेकार हो जाता है। ये टाइम पढ़ लिया था कितने दिन मिलते हैं, और ये टाइम शुरू कैसे होता है ये भी पढ़ लिया था। ये क्वेश्चन पढ़ा था अपने, फ्राइडे को ट्रांसपोर्टर को माल दे दिया, फ्राइडे, मूवमेंट मंडे को शुरू हो रही है, क्योंकि वैलिडिटी कब से शुरू होगी, जब वो पार्ट बी क्या कर देगा, सबमिट। जब तक वो पार्ट बी सबमिट नहीं करता आपका टाइम शुरू नहीं होता। हमने उसको फ्राइडे दे दिया, पर वो पार्ट भी नहीं सबमिट कर रहा, मंडे को कर रहा है। मूवमेंट मंडे को शुरू होगी, उससे पहले नहीं हो सकती, क्योंकि ई वे बिल बने बिना ट्रक कैसे चला जाएगा। तो बता रहा है कंसाइनर ने पार्ट ए फ्राइडे को भर दिया और सामान ट्रक वाले को दे दिया। अब ड्यूटी ट्रक वाले की थी पार्ट बी भरने की, लेकिन उसने पार्ट बी कब सबमिट किया, मंडे। तो मंडे से पहले आप क्या है, मूवमेंट शुरू नहीं कर सकते, और टाइम भी कब से गिना जाएगा, मंडे से। आपका टाइम मंडे से शुरू हुआ, ठीक। रजिस्टर्ड पर्सन 500 किलोमीटर माल लेके जाना चाहता है अपने डिपो पे। मैंने आपको बताया भी, अपने डिपो पे अपने एजेंट कहीं मर्जी ले जो, ई वे बिल जरूरी है, डिलीवरी चलान दे देना। 500 किलोमीटर लेके जाना है बाय रोड, 200 किलोमीटर पर डे के हिसाब से 2.5 दिन बनते हैं, तो नेक्स्ट में राउंड ऑफ कर दो, कितने दिन का टाइम मिलेगा, 3 दिन का। ओवर डायमेंशनल कार्गो बता दिया कि भी अबव स्टैंडर्ड जो माल लेके जाते हैं, कार्गो दैट एक्सीड द स्टैंडर्ड साइज, कार्गो दैट एक्सीड द स्टैंडर्ड साइज, रूटीन के साइज में माल नहीं जा रहा, स्पेशली लेके जाना पड़ रहा है, तो ऐसे केस में ओवर डायमेंशनल। वैलिडिटी पीरियड बताया ना, वैलिडिटी बढ़ा सकता है कमिश्नर साहब चाहे तो, लेकिन वो ज्यादातर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में अलाउ करते हैं, जैसे कि शिप बदलना है सर, वो प्रॉब्लम आ गई, फ्लड आ गया जी, नेचुरल रीजन हो गया, ऐसा कुछ है तो अलाउ करेगा, वरना वो नहीं। क्लियर। टाइम एक्सपायर होने के बाद वैलिडिटी एक्सटेंड के लिए आप एप्लीकेशन दे सकते हो, रिजेक्ट करना ना एक्सेप्ट करना वो ऑफिसर की मर्जी है। वैसे ज्यादातर नेचुरल कैलेमिटी, कर्फ्यू, एक्सीडेंट, ठीक है ना, उन चीजों में होता है। समंदर में तूफान आ गया, शिप ही नहीं पहुंचा, ऐसा कुछ है क्या, तो आपको टाइम और एक्सटेंड कर सकता है, वो चॉइस उनकी है। रीजन आपको देना होगा, एक्सटेंशन क्यों मांग रहे हो, रीजन आपको देना होगा, ठीक। और ये कब, अपने वैलिडिटी एक्सटेंशन के लिए 8 घंटे फ्रॉम द टाइम ऑफ एक्सपायरी। तो आपका वो 4 दिन का टाइम था, 4 दिन पूरे हो गए, तो आप अभी भी टाइम है, अगले 8 घंटे में जल्दी से जल्दी क्या करो, आप एक्सटेंशन ऑफ पीरियड के लिए अप्लाई करो कमिश्नर के पास, ज्यादा लेट नहीं करना, टाइम खत्म होने के 8 घंटे के अंदर अंदर, या पहले कर दो तो और भी बढ़िया अप्लाई, इससे लेट नहीं, परमिशन कैंसिल हो जाएगी। एक्सेप्टेंस ऑफ ई वे बिल बता चुका हूं, कौन एक्सेप्ट करेगा,
सप्लायर सबमिट करेगा तो कौन एक्सेप्ट करेगा? रेसिपिएंट। रेसिपिएंट सबमिट कर रहा है तो कौन एक्सेप्ट करेगा? सप्लायर। उसके जो करेगा सबमिट, अपोजिट पार्टी के पास पॉपअप मैसेज नोटिफिकेशन चला जाएगा एक्सेप्ट या रिजेक्ट का। क्लियर? टाइम कितना एक्सेप्ट रिजेक्ट करने का? जब मैसेज आएगा पार्ट बी सबमिट होगा, पार्ट ए सबमिट होगा, उसके 72 घंटे या फिर डिलीवरी का टाइम विच एवर इज अर्लियर। क्या एक स्टेट का ई वे बिल दूसरी स्टेट में भी चल देगा? सुनो, माल सिरसा से महाराष्ट्र जा रहा है, सिरसा से महाराष्ट्र जाने के बड़े रास्ते, एक तो एमपी होके, लेकिन आजकल एमपी वाला रास्ता लोग ऑप्ट नहीं कर रहे। सिरसा से जाते हैं वो जयपुर, जयपुर से उदयपुर, अहमदाबाद होते हुए जाते हैं वो महाराष्ट्र। तो कौन सी स्टेट होगी? हरियाणा से चला, राजस्थान होके, गुजरात होके, महाराष्ट्र पहुंचा। तो क्या अलग अलग ई वे बिल जनरेट करने पड़ेंगे महाराष्ट्र के लिए? नो, पूरी इंडिया में ई वे बिल वैलिड होता है। अब लिख दो कि सिरसा से माल कहां जा रहा है? नागपुर जा रहा है। तो भैया कोई भी रोकेगा देख लेगा, ई वे बिल और थोड़ी बनेंगे हर एक स्टेट के, एक ई वे बिल सभी स्टेट में चल जाता है। यस, पॉइंट टू रिमेंबर, व्हीकल नंबर जरूरी ई वे बिल पे? वो तो है ही है, मैच किससे करेगा ऑफिसर? ई वे बिल पे मेन चीज तो ये है ही है कि व्हीकल कौन से पे लोड है, ई वे बिल पे उस व्हीकल का क्या होना चाहिए? नंबर, ताकि कोई मैच कर सके ऑफिसर। जब अपना ये पॉइंट कह रहे हैं कि ट्रक बदलो तो नए ट्रक की डिटेल दो, वो भी तो इसीलिए है ना, तुम्हें पता लगे ट्रक का नंबर कोई और का है, माल किसी और में जा रहा है, फिर तो गड़बड़ी है, माल बदला गया। तो ट्रक का नंबर बहुत जरूरी है। नेक्स्ट कहता अगर मिस्टेक होगी, गलत बिल हो गया, एडिटिंग नहीं होती, 24 घंटे में कैंसिल करके नया बिल बना दो। ये ना मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, ये वाला। नेक्स्ट, फिर बच्चे के माइंड में पता क्या आता है? कहता फिर क्या हो गया? ई वे बिल गलत हो गया तो सर अगले ई वे बिल में क्या है? एडिटिंग कर लो। उसके माइंड में ये रट्टा लगा है कि जीएसटीआर 1 गलत होगी तो अगली जीएसटीआर में ठीक कर लो, 3B गलत होगी तो अगली 3B में ठीक कर लो, और ना ध्यान आए तो कोई बात नहीं, अगले साल की 30 नवंबर है, वो ई वे बिल की एडिटिंग में भी यही कहानी लपेट आता है, जबकि वो तो जीएसटीआर 1 3B वगैरह में है, तो इनमें नहीं। इसमें तो क्या एडिटिंग होती नहीं, नया बिल बनेगा, 24 घंटे के अंदर पुराना कैंसिल कर सकते हो। तो ई वे बिल जो अपडेट होगा कितने भी बार, वो व्हीकल बदलता है ना, चेंज इन व्हीकल होता है तब होती है जरूरत, चेंज इन व्हीकल, और उसमें भी पार्ट बी चेंज होता है, पार्ट बी अपडेटेड होता है, बाकी पार्ट ए नहीं। ओके, लेटेस्ट व्हीकल का नंबर ई वे बिल पे होना चाहिए, यानी जिस व्हीकल पे वो जा रहा है ना, उस व्हीकल का नंबर ई वे बिल पे होना चाहिए। आपके पास फिजिकल कॉपी नहीं है, फिजिकल कॉपी ट्रक वाले के पास क्यों नहीं है? क्योंकि ट्रक बदला बीच में, नई कॉपी प्रिंट निकाली नहीं, तो फोन वाली कॉपी दिखा दो भाई, फोन पे आया होगा ई वे बिल, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉपी, सॉफ्ट कॉपी दिखा दो। वैसे तो ऑफिसर को तो आप ई वे बिल का नंबर ही बता दो, उसके उसने उसमें डालना और ऑटोमेटिकली उसके पास डिटेल आ जानी है। या फिर क्या लगाओ, RFID सिस्टम ट्रक पे, वो बताया था ना, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, वो RFID वाला स्कैनर लगा होता है, और उनकी चेक पोस्ट पे डिवाइसेस होते हैं, वो वहां पे मैच कर लेंगे कि ई वे बिल की पूरी डिटेल है कि नहीं। या इनवॉइस कटा है तो उसका QR कोड चिपका हुआ ट्रक पे, उसको स्कैन करके पूरी डिटेल आ जाती है। चलो आगे चलो, अगर मल्टीपल बिल है, सुनो, कई बिल कटे हैं, सप्लायर ने काटे हैं रेसिपिएंट को मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए, एक से ज्यादा बिल हैं, तो भैया मल्टीपल इनवॉइस कटेंगे, ये मत सोच लेना 4 बिल कटे हैं तो एक में ही लपेट दोगी, वे बिल भी 4 कटेंगे, अलग अलग सप्लाई मानते हुए, चाहे एक ही ट्रक में जा रहा है तो भी। हालांकि ट्रक वाला बंदा क्या कर सकता है कन्वीनियंस के लिए, एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल जनरेट कर सकता है, टू फॉर्म ई वे बिल टू, उस पे जनरेट कर सकता है। पढ़ा था सिचुएशन जब ई वे बिल की जरूरत नहीं, इंपॉर्टेंट, ई वे बिल की जरूरत कब नहीं, जब मोटर पे नहीं जा रहा माल, बताया था ना, कंधे पे डाल के लेके जाया जा रहा है, या साइकिल पे रख के लेके जाया जा रहा है, या रिक्शा मैनुअल रिक्शा में लेके जाए, ठेला गाड़ी काट पे, बेम्बू काट पे लेके जाया जा रहा है, तो उस सिचुएशन के अंदर आपको ई वे बिल की जरूरत, सही है, या 20 किलोमीटर तोलने के लिए जा रहा है तो ई वे बिल की जरूरत नहीं है,
सरकार अगर माल सप्लाई करती है, सरकार है, सरकार माल लेके जा रही है ट्रकों में, तो सरकार को ई वे बिल काटने की जरूरत नहीं है। तो यहां सिस्टेमेटिकली पढ़ते हैं, कब जरूरत नहीं है पढ़ो। कहता है जब एलपीजी के सिलेंडर जा रहे हैं, या एलपीजी गैस जो आपके घर में आती है, वो हाउस होल्ड और नॉन डोमेस्टिक पर्पस के लिए एग्जम्प्टेड है। भैया कमर्शियल पर्पस या रेजिडेंशियल पर्पस, एलपीजी के सिलेंडर जा रहे हैं, जाने दो, उसके लिए कोई ई वे बिल बनाने की जरूरत कंपनी भारत गैस वालों को या इंडियन ऑयल वालों को जरूरत नहीं। लेके जाते हैं सिलेंडर ट्रकों में भर भर के, अपने पूरी तरह से तो वो भी पाइपलाइन डली नहीं ना, जिस दिन वो डल जाएगी शायद सिलेंडर का यूज कम हो जाएगा। आगे चलो, मिट्टी का तेल लेके जाया जा रहा है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, समझे ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है? वो डिपू, राशन डिपू पे माल नहीं आता, डिस्ट्रीब्यूशन एट राशन डिपू बाय फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, राशन नहीं बांटते मिट्टी का तेल। अब धीरे धीरे मुझे लगता है राशन डिपो वाला काम भी खत्म सा हो रहा है। सरकार कह रही है लोगों के अकाउंट में पैसे डाल दो, सस्ता राशन देने की बजाय जितनी कंसेशन है उसके पैसे डाल दो, डिपो पे चोरियां होती है, मिलावट होती है और दिक्कत होती है, छोड़ो। राशन डिपो धीरे धीरे कम हो रहा है। कैरोसिन किस लिए लेके जाया जा रहा है? राशन डिपो पे बांटने के लिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए। पोस्टल डिपार्टमेंट बैग लेके जाता है पोस्ट के, उन पे कोई वे बिल नहीं चाहिए। बड़े बड़े बैग नहीं जाते ट्रकों में पोस्ट ऑफिस वालों के, जाते हैं ना, छोड़ो, उस पे वे बिल नहीं चाहिए। और सोना चांदी पर्ल मोती जा रहे, इनका क्या वे बिल बनाओगे? छोटी क्वांटिटी क्या जाता है, बिस्किट आ रहे हैं 1-2, क्या वे बिल बनेगा? ट्रकों में आना है क्या? सुना है कि भी किसी ज्वेलर के पास ट्रक भर के गोल्ड आया हो, वो तो छिपा के आता है और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आता है, मतलब 20 ग्राम ले आए, 50 ग्राम ले आए, 100 ग्राम ले आए, जेब में डाल के ले आए, तो उसके लिए कोई ई वे बिल की जरूरत नहीं। गाड़ी में रख के ले आए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कौन लाएगा, वहां तो चोरी होने का डर ज्यादा है। गोल्ड को ट्रेन में और इस तरह व्यापारी लाएगा, कोई ई वे बिल की जरूरत नहीं। महंगे स्टोन डालते नहीं, स्टोन लोग किस्मत बदलने वाले स्टोन, बहुत सारे सफायर वगैरह और कई डालते ना। ज्वेलरी गोल्ड स्मिथ लाता नहीं जरूरत भाई, लेकिन हाँ, ये पीछे अमेंडमेंट आया था कि अगर आर्टिफिशियल ज्वेलरी है तो ज्वेलरी मत मानो। वो तो बल्क में लाई जाएगी ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी, वो तो गोल्ड है ही नहीं, सिल्वर है ही नहीं, वो बच्चे भी डाल के घूमते हैं, बड़े भी डाल के घूमते हैं, वो ज्वेलरी आर्टिफिशियल, वो उस पे ई वे बिल बनेगा अगर 50,000 से ज्यादा की है। रियल ज्वेलरी स्टोन गोल्ड डायमंड पे कोई ई वे बिल नहीं है, लेकिन आर्टिफिशियल ज्वेलरी पे ई वे बिल की जरूरत है। करेंसी, हाँ जी, बैंक वाले नोट लेके जाते हैं इधर उधर, क्या बैंक वाले ई वे बिल काटते हैं नोटों का? नहीं, डालते नहीं। इनका करेंसी चेस्ट होता है बैंकों का, जहां सारी करेंसी आती है, फिर उस करेंसी चेस्ट से आगे अलग अलग ब्रांचेस को कैश भेजा जाता है। अब तो बैंक भी बड़े खुश हैं क्योंकि कैश का यूज बहुत कम हो गया है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की वजह से बैंकों में कैश आना जाना कम हो गया है, जिससे कि क्या है, कैश उठा उठा के घूमने के चांस क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। चलो, करेंसी, पर्सनल, घर का सामान, बताया था ना, आपकी ट्रांसफर होगी, घर का सामान उठा के लुधियाना लेके जा रहे हो, तो क्या उसमें ई वे बिल कटेगा? नहीं। कोरल्स, वर्क कोरल, इस समंदर में होते हैं कोरल, अलाइव होते हैं, वो कई तरह के पत्थर जैसे ही होते हैं पर अलाइव होते हैं वो कोरल। तो वो जो कोरल्स वगैरह हैं उनसे भी कई चीजें बनती हैं, वो जब डेड हो जाता है तो निकाल लाते हैं, पत्थर टाइप हो जाता है हाड़ो, वैसे अलाइव होता है। तो कोरल्स वगैरह पे भी कोई जीएसटी ई वे बिल नहीं कटेगा। किस किस पे? पर्सनल, घर का सामान, कोरल, ज्वेलरी, डायमंड, स्टोन, मिट्टी का तेल, एलपीजी सिलेंडर जा रहे हैं और करेंसी जा रही है तो उस पे ई वे बिल जनरेट नहीं करना। पोस्ट ऑफिस वालों का बैगेज जा रहा है, बड़े बड़े बैग, उस पे भी जीएसटी का बिल नहीं, ई वे बिल नहीं कटेगा। और पढ़ो, नॉन मोटर पे माल जा रहा है, ई वे बिल जरूरत नहीं, बताया था ना। बैम्बू कार्ट पे बताया था, मैन पुल्ड रिक्शा,
कहां रहेगी मैन पुल्ड रिक्शा अब? हाँ जी, अपनी रिक्शा दिखती है आपको? वो जो बंदा चलाता है, मतलब पैर पैर से चलाता है, दिखती है अब? बहुत ही कम, बहुत ही कम। क्योंकि जब से ई रिक्शा आ गए ना, ये गरुड़ वाले, वो बेचारे रिक्शा वालों का काम खत्म हो गया। क्योंकि वो एक फ्लाईओवर बन गया, फ्लाईओवर पे चढ़ ही नहीं सकता बेचारा बंदे लेके, तो इसलिए क्या लगभग उनका काम सब खत्म हो गया। ढूंढनी हो तो मिलती नहीं, बड़ा दिक्कत है उसमें तो। और पुराने टाइम में तो वो अंग्रेजों के टाइम वो बंदा बिठा के खींच के लेके जाया करते थे। वो रिक्शा थोड़ी बहुत बंगाल में है, कलकत्ता साइड बस, और वो भी बस एक एंटीक है, चलो फोटो वोटो खिंचा लेते हैं, बाकी बंद है। बुरा सा लगता है कोई बंदा आपका वजन खींच रहा हाथ से। तो वो मैन पुल्ड रिक्शा पे जो माल जाता है, मैन पुल्ड रिक्शा हो या साइकिल हो या बैम्बू कार्ट हो, उस पे कोई ई वे बिल नहीं कटेगा। कस्टम पोर्ट से माल, सुनो, जब वहां शिप से माल उतर गया, सुनो, शिप से माल उतर गया डॉक से, तो क्या बंदा सीधा वहीं पहुंच जाता है क्या? नहीं भाई, कस्टम एरिया होता है, वहां जाना अलाउड भी नहीं होता आपको जी, मैं वहां जाके नहीं। वहां से माल उतरेगा, कस्टम वाले उसे कस्टम हाउस वेयर हाउस तक लेके आएंगे, जहां से आप माल आगे लेके जाओगे। तो वहां से कस्टम स्टेशन तक लाना, कंटेनर डिपो तक लाना, फिर वहां से लोड होके आगे जाएगा। तो वहां तक आने के लिए भी क्या है, कोई ई वे बिल की जरूरत नहीं। कई बार कस्टम वालों का एक वेयर हाउस फुल है, तो वो उस एक वेयर हाउस से माल निकाल के दूसरे में ले जाए तो भी कोई ई वे बिल की जरूरत नहीं। बता रहे ना, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स होता है या लैंड कस्टम स्टेशन है, वो उनके डिपो तक जा रहा है तो कोई ई वे बिल की जरूरत नहीं। क्लियर? ऐसे एरिया में घूम रहा है जैसे एयरपोर्ट के एरिया में घूम रहा है माल। प्लेन पे भी जाओगे तो प्लेन कहां खड़ा है, वो आपको बस में बिठा के लेके जाएंगे वहां तक, प्लेन तक। भाई हो सकता है 1 किलोमीटर ले जाए आगे, 1.5 किलोमीटर, क्योंकि प्लेन दूर खड़ा है। और वहां से आपको वो सिक्योरिटी चेक करके बस में बिठाएंगे या कार में बिठाएंगे, प्लेन तक लेके जाएंगे। वैसे ही सामान है। सामान ये तो है नहीं कि बिल्कुल बाहर गेट पे आ जाएगा, वहां से लोड होकर चीजों में आएगा, फिर वहां से कस्टम स्टेशन पे जाएगा, अंदर ही घूमता रहता है कितनी देर। बंदे भी तो अंदर घूमते रहते हैं। प्लेन का टाइम 3 बजे का, 2.5-3 घंटे पहले बुला लेते हैं। 3 बजे का टाइम है, 12 बजे बुला के पकाते हैं वहां बंदों को, खूब बैठे बोर हो वहां 3-3 घंटे, चेकिंग, तरह तरह की चेकिंग, ये चेकिंग वो चेकिंग। वैसे ही सामान है। इसलिए ज्यादा दूर बंदे ने ना जाना हो ना तो वो बाहर नहीं जाता। बठिंडा से प्लेन लगा दिया था सरकार ने, बठिंडा एयरपोर्ट पे माता वैष्णो देवी जाता था प्लेन, और एक दिल्ली वाला तो फेल हो गया, कामयाबी नहीं, खाली जाता था। क्यों? दिल्ली जाने के लिए वो 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पे बुला के बिठा लेते हैं, फिर वहां पे एग्जिट में घंटा 1.5 घंटा बर्बाद कर देते हैं, बैग ढूंढो अपना कहाँ गया ये वो। फिर वो फ्लाइट का टाइम, इतने में वो कहता है जी 4-4.5 घंटे में तो बाय रोड ही पहुंच जाऊंगा दिल्ली। आपके प्लेन की जगह फेल, सुपर फ्लॉप, बंद कर दी फ्लाइट। पहले तो माता वैष्णो देवी वाली भी बंद कर दी थी कि बठिंडा से सीधा जम्मू ट्रेन ही जाती, कई ट्रेन जाती हैं, क्या जरूरत है। फिर दोबारा शुरू कर दी। पैसेंजर ना होने पे सरकार भी क्या करे। लोगों ने इतना हल्ला किया, इतना हल्ला किया पंजाब साइड के लोगों ने कि बठिंडा से शताब्दी चलाओ। शताब्दी ट्रेन है ना, अच्छी लग्जरी, कि यहाँ से शताब्दी क्यों नहीं जाती, यहाँ से जानी चाहिए। बड़ा हल्ला किया, धरने, ये वो, सरकार ने लगा दी। चौथे दिन बंद करनी पड़ेगी, बुकिंग ही नहीं आई, कोई जाना ही नहीं चाहता था। किराया ज्यादा था, दिल्ली जाना होता था लोगों ने, वो कहते यार दिल्ली तो क्या है, 4-4.5 घंटे का सफर है, कौन शताब्दी में बैठे। वो किराया 100-150 दे के आम ट्रेन में चल देंगे, मांगते हैं 1500 रुपए, मान लो। बंद कर दी सरकार ने। क्या जो धरना देने आओ कराओ बुकिंग, सरकार लॉस थोड़ी उठाएगी, बंद। चलो अब सिरसा में शोर मचाते रहते हैं, वहां लगा दो जी ट्रेन, वहां लगा दो, लगा देंगे पर बंदे तैयार रखो। सरकार तो बंद करेगी जब बंदे नहीं जाएंगे तो है ही सरकार का लॉस है। चलो आप देखो, नॉन मोटर पे ले जाओ, कोई ई वे बिल नहीं, डिपो के अंदर घूम रहा है तो कोई ई वे बिल नहीं, या एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, जैसे दूध वगैरह जा रहा है, मिल्क, कर्ड, फिश, वेजिटेबल, फ्रूट्स एटसेट्रा, ये चीजें जाती हैं तो भी कोई उस पे ई वे बिल की जरूरत नहीं। और नेशनल हाईवे का मैप बताया था ना कई बार,
पेट्रोल, हाई स्पीड मोटर, सेपरेट एविएशन ऑयल, इस पे भी कोई ई वे बिल की जरूरत नहीं। और नेगेटिव लिस्ट वाला माल लेके जाते हो, नेगेटिव लिस्ट में जो माल आता है उस पे भी ई वे बिल की जरूरत नहीं। शेड्यूल 3 में कवर्ड कोई भी सामान हो, क्योंकि उस पे जीएसटी माफ है, उसके ऊपर भी कोई ई वे बिल की जरूरत नहीं। ओके, वेयर द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड, कस्टम स्टेशन डिपो से दूसरे डिपो तक लेके जा रहे हो, कोई ई वे बिल की जरूरत नहीं। कस्टम वालों की निगरानी में माल जा रहा है, कोई जरूरत नहीं। हाँ जी, ये अच्छा पॉइंट है। नेपाल भूटान से माल आएगा या नेपाल भूटान माल जाएगा, सरकार चाहती है नेपाल भूटान से बिजनेस एक्टिविटी ज्यादा जुड़े हमारी। देखो खतरा तो होता है, चाइना वाले भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान पे डोरे डालते हैं भी हमारे दोस्त बन जाए। हिंदुस्तान के बिल्कुल पड़ोसी हैं, चाइना कहता है हमारे दोस्त बन जाए तो हिंदुस्तान के ऊपर कंट्रोल करना क्या हो जाएगा, आसान। तो इसकी सरकार चाहती है इनसे रिश्ते हमारे ना बिगड़े। बांग्लादेश से तो बिगड़े पड़े हैं, देखो वहां क्या हाल चल रहा है, न्यूज सुना करो, हिंदुओं को मार रहे हैं, भगा रहे हैं, वहां बड़ा बुरा हाल हो रहा है। श्रीलंका से भी खराब है, पाकिस्तान से भी रिश्ते खराब है। तो नेपाल भूटान से अच्छे रिलेशन थे, अब वो चाइना उनसे भी लिंक बना रहा है। सरकार चाहती है भूटान और नेपाल से हमारे रिश्ते अच्छे बने रहे, तो इसलिए सरकार ने कहा नेपाल भूटान सामान जाएगा या नेपाल भूटान से माल आएगा, ई वे बिल की जरूरत नहीं। वहां तो बॉर्डर पे भी चक्कर नहीं है। नेपाल तो लोग क्या है, सवेरे वो गोरखपुर के पड़ोस में पड़ता है, सवेरे ब्रश करते करते बॉर्डर टप जाते हैं, वो नेपाल पहुंच जाते हैं लोग, क्योंकि वो बॉर्डर एरिया है, वहां पे इतनी सिक्योरिटी नहीं। बांग्लादेश बॉर्डर पे तो बड़ी सिक्योरिटी है, नेपाल बॉर्डर पे इतनी सिक्योरिटी नहीं। मिलिटेंट्स और ये जो शॉर्ट शूटर हैं ये भागते हैं मर्डर वर्डर करके नेपाल की तरफ, वहां सिक्योरिटी नहीं है ज्यादा। चलो, नेपाल भूटान से माल आएगा जाएगा, कोई चक्कर नहीं। आपको बता चुका एग्जाम्प्ट वाला माल आएगा जाएगा। कौन सा एग्जाम्प्ट? एक तो वो दूध, फिश, फ्रूट, वेजिटेबल। अब कौन सा कह रहा हूं? जो ये माल कैंटीन के लिए नहीं आता, कैंटीन सप्लाई ओनली डिफेंस, जो कैंटीन होती है, सीडीएस लिखा नहीं होता, सीडीएस, वो कैंटीन है, आपको पता होगा बिना टैक्स माल होता है वो। कभी आपने कोई जानकार से माल मंगवाया हो, कैंटीन से आता है ना सामान, सीडीएस स्टैंप लगी, बड़ा सस्ता आता है। सारा सामान तो नहीं पर काफी सामान जिसपे क्या है टैक्स माफ होता है। कई सामान में जीएसटी बहुत ज्यादा होता है, और कैंटीन से जो माल आता है वो बिना जीएसटी आता है। कई चीजें बड़ी कम रेट में आती है, तो वहां माल जो आता जाता है वो एग्जाम फ्रॉम जीएसटी है। तो अगर ट्रकों में लोड होके डिफेंस की कैंटीन के लिए माल जा रहा है आ रहा है, तो उस पर भी कोई जीएसटी ना होने की वजह से ई वे बिल की जरूरत नहीं है। तो बता रहे हैं कि कैंटीन है, कैंटीन के लिए माल आ रहा है जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। या एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए माल आ रहा है जा रहा है, जाने दो। हैवी वाटर, सप्लाई ऑफ हैवी वाटर एंड न्यूक्लियर फ्यूल, फ्यूल भर भर के जा रहा है ट्रकों में, न्यूक्लियर प्लांट में यूज के लिए, जाने दो। कैंटीन के लिए सामान जा रहा है, जाने दो, ई वे बिल की जरूरत नहीं। डिफेंस का माल जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑर्डर के अंडर, जाने दो, कोई ई वे बिल की नहीं। सरकार माल सप्लाई कर रही है तो सरकार को भी ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं। हरियाणा सरकार माल सिरसा से रोहतक भेज रही है ट्रकों में, 2-4 लाख का माल है, 50,000 से ज्यादा वाला, तो भी जरूरत नहीं, क्योंकि सरकार है वो। और डिफेंस का माल जा रहा है तब भी जरूरत नहीं। डिफेंस की कैंटीन या न्यूक्लियर प्लांट के लिए कोई माल जा रहा है तो उस पर भी ई वे बिल की जरूरत नहीं। एम्प्टी कार्गो कंटेनर जा रहे हैं, माल छोड़ के ट्रक वापस जाता है ना खाली, उस पे भी कोई ई वे बिल की जरूरत नहीं। ठीक, 20 किलोमीटर तोलने के लिए सामान जा रहा है, वेइंग ब्रिज है वो जमीन में लगा होता है वेइंग ब्रिज, तो वो कहता है जी उस पे जा रहा है, तोल के वापस आ जाएगा, तो कोई जरूरत उसके लिए 20 किलोमीटर के अंदर है तो ई वे बिल की जरूरत नहीं। खाली सिलेंडर जाते हैं, भरे हुए आते हैं, तो ना खाली पे ना भरे पे, एलपीजी सिलेंडरों पे ई वे बिल काटने की जरूरत नहीं। आपके घर से खाली उठा के जाते हैं फिर वापस भर के आते हैं, तो वो खाली जाए या भरे हुए हैं, दोनों केस में ई वे बिल की जरूरत नहीं। रख लोगे यार लिस्ट, एलपीजी पे, पेट्रोल, डीजल, एविएशन ऑयल, नेशनल हाईवे का मैप उस पे,
डिफेंस वाली मिनिस्ट्री के परमिशन के अंदर माल जा रहा है, सरकार का कोई भी माल जा रहा है, स्टेट से सेंट्रल, उस पे ई वे बिल की जरूरत नहीं है। और एयरफोर्स की कैंटीन के लिए माल जा रहा है तो जरूरत नहीं। एटॉमिक पावर से रिलेटेड फ्यूल जा रहा है, न्यूक्लियर प्लांट के लिए जरूरत नहीं। एग्जाम्प्ट वाला माल जा रहा है, दूध वगैरह, और उन पे भी ई वे बिल की जरूरत नहीं। रेलवे उसमें कस्टम स्टेशन पे माल घूम रहा है तो कोई जरूरत, 20 किलोमीटर तोलने के लिए जा रहा है कोई जरूरत नहीं। नॉन मोटर चीजों पे जा रहा है, ठेला गाड़ी वगैरह पे, तो कोई ई वे बिल की जरूरत नहीं। रख लोगे याद, बोलो। डॉक्यूमेंट एंड डिवाइसेस टू बी कैरिड बाय पर्सन इन चार्ज। पर्सन इन चार्ज कौन होता है? ड्राइवर साहब। शिप का कैप्टन होता है, प्लेन का पायलट होता है, और ड्राइवर साहब किसके? ट्रक के। तो ड्राइवर को क्या लेके चलना है हमेशा साथ? ई वे बिल की कॉपी, या तो हार्ड कॉपी पेपर फॉर्म में, या फिर उसमें मोबाइल में क्या हो, सॉफ्ट कॉपी। वैसे वो नंबर भी बता देना ई वे बिल का तो भी काफी है, ऑफिसर उससे चेक कर लेगा कि हाँ ई वे बिल कटा है, व्हीकल का नंबर सही लिखा है कि नहीं। या फिर आप पे RFID वाला कोई सिस्टम लगाओ, कोई टोकन जिसको स्कैन किया जा सके, या ई इनवॉइस कटा है तो क्या लगाओ, QR कार्ड, ताकि ऑफिसर सामान को वेरीफाई कर सके। तो ट्रक वाले के पास क्या होना चाहिए? एक तो सामान का बिल, उसकी कॉपी। आपको याद होगा इनवॉइस की कितनी कॉपी बनती है गुड्स के केस में? 3, ओरिजिनल, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट। ओरिजिनल बार के लिए, डुप्लीकेट ट्रांसपोर्टर के लिए, ट्रिप्लीकेट किसके पास रह जाएगी? सेलर के पास। सर्विस में 2 ही कॉपी थी क्योंकि सर्विस ट्रकों पे नहीं जाती, एक सप्लायर के पास और एक रेसिपिएंट के पास कॉपी, याद है ना? तो ट्रक वाले के पास इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई या फिर डिलीवरी चालान की क्या होनी चाहिए? कॉपी। कोई रोक के तो दिखा दे, प्लस उसके पास ई वे बिल का फोटो हो चलेगा, ठीक है, या उसका नंबर हो, या RFID वाला सिस्टम लगा हो। बता रहा है, एक तो उसके पास इनवॉइस डिलीवरी चालान की कॉपी हो, दूसरा फिजिकल ई वे बिल हो, या ई वे बिल का नंबर हो चलेगा, या मैप टू RFID सिस्टम से लिंक हो उसका ई वे बिल, और RFID का सिस्टम लगा हो जिसे स्कैन किया जा सके, ठीक है। ये चीज रेलवे में रेलवे में माल जाता है अगर, तो ड्राइवर साहब के पास कुछ नहीं होता, बताया था ना, वहां तो पार्ट बी भी आपने सबमिट करना है, रेलवे के पास नहीं, रेलवे नहीं करेगा, वो छोड़ेगा नहीं माल जब तक आप ई वे बिल नहीं दोगे। पर ड्राइवर साहब के पास कुछ नहीं होता। ई वे बिल का नंबर हो ड्राइवर के पास व्हीकल के साथ, या RFID वाला सिस्टम, ताकि ऑफिसर क्या कर सके? सामान को रोक के चेकिंग करना चाहे चेकिंग कर सके। इनवॉइस रेफरेंस नंबर किस में होता है? सुना है ना? इनवॉइस रेफरेंस नंबर किस केस में होता था? ई इनवॉइस के केस में। तो उसमें ई वे बिल का डाटा अपने आप लोड होता है, आपको GSTR1 भी भरनी नहीं पड़ती। QR कोड लगा होता है, उसको स्कैन करके रेफरेंस नंबर आ जाता है, पता लग जाता है क्या डिटेल है। ई वे बिल में आपको डिटेल चढ़ानी नहीं, ई वे बिल बनाना नहीं, अगर आप ई इनवॉइसिंग करते हो तो। ये देखो ई इनवॉइसिंग वर्ड है, यूनिक RFID है तो स्कैन हो जाएगा, बढ़िया। वो भी डॉक्यूमेंट इन लिeu ऑफ ई वे बिल, ई वे बिल की जगह क्या होने चाहिए आपके पास? डॉक्यूमेंट। देखो कमिश्नर चाहे तो पर्सन इन चार्ज के पास कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए? ई वे बिल ना भी हो, ई वे बिल ना भी हो तो कुछ डॉक्यूमेंट है जो बंदे के पास होने चाहिए, वो बता रहा है। कमिश्नर कहता है कि आपके पास टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई या बिल ऑफ एंट्री होना चाहिए, खासकर इंपोर्ट गुड्स में। अगर आपने माल इंपोर्ट किया ना तो आपके पास क्या होनी चाहिए? बिल ऑफ एंट्री। इन केस ऑफ इंपोर्ट, चाहे आपने ई वे बिल नहीं भी जनरेट किया, बस आपके पास क्या होनी चाहिए? बिल ऑफ एंट्री। जब माल आया उसे छुड़वाते वक्त कस्टम वालों को जमा कराते हो ये बिल ऑफ एंट्री, ये है आपके पास, सही है, इसमें भी डिटेल लिखी होती है, चल जाएगा, ठीक है। ये चीजें। डिलीवरी चालान, जब सेल ही नहीं है उस केस में ऑफिसर कह सकता है भैया चल रहने दो ई वे बिल, वो आपको डिलीवरी चालान से ही काम चला दे। चलो सेक्शन 138B, क्या? वेरिफिकेशन, बता चुका हूं। डॉक्यूमेंट कौन वेरीफाई करता है? प्रॉपर ऑफिसर कभी भी रास्ते में व्हीकल को इंटरसेप्ट कर सकता है। इंटरसेप्ट का मतलब रोक सकता है और उसका मैच कर सकता है कि बता भैया कितना माल लोड है और कितना तेरे ई वे बिल में है। कंफ्यूजन हो तो किसी और ऑफिसर को भी कमिश्नर वहां भेज सकता है। तो ऑफिसर को पावर है किसी भी व्हीकल को रोक के उसको चेक करना माल सही है कि नहीं।
RFID सिस्टम है तो चेक पोस्ट पे डिवाइस लगा होता है, उससे मैच कर लेगा कि सारी डिटेल सही भरी है कि नहीं। कमिश्नर का ऑथराइज आदमी कोई और भी भेजा जा सकता है अगर गड़बड़ है तो। रूल 138B के बाद 138C क्या कह रहा है? रिपोर्ट इंस्पेक्शन की कब तैयार होगी? इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ गुड्स, वेरिफिकेशन होने की जिस दिन होगी वो दिन छोड़ दो, अगले 24 घंटे में ब्रीफ रिपोर्ट कमिश्नर को सबमिट करो, और अगले 36 घंटे में टोटल स्टार्टिंग से जिस दिन चेकिंग हुई उससे अगले दिन से 3 दिन के अंदर आपको फाइनल रिपोर्ट सबमिट करनी है कमिश्नर को। कमिश्नर ये टाइम बढ़ा भी सकता है। क्लियर? पार्ट ए पार्ट बी में सबमिट करनी है, ये याद रखना जरूरी नहीं, बस बात ये है 3 दिन मैक्सिमम है सबमिट करने के, ज्यादा दिन और मिल सकते हैं अगर कमिश्नर परमिशन दे दे तो। और हाँ, आपका व्हीकल एक बार रोक लिया गया जयपुर, फिर दोबारा अहमदाबाद रोका जा रहा है, तो आप उनको कह देना भाई साहब यूं ही बार बार चेक करके तंग करोगे क्या, एक्सप्लॉयटेशन करोगे क्या, दोबारा चेक नहीं होना चाहिए जब तक कि कोई पक्के सबूत ना हो कि इसने गड़बड़ की है माल में। हाँ, माल ट्रक में और लोड कर ले वो तो डाउट है तो रोक सकते हो, वैसे जनरली एक बार अगर किसी का इंटरसेप्ट करके सामान चेक हो गया सही निकला, उसे दोबारा रोका नहीं जाएगा। नेक्स्ट 138D, अगर आपको आधे घंटे से ज्यादा रोका गया कभी भी तो ट्रांसपोर्टर को चाहिए वो साइट पे जाके ये इंफॉर्मेशन अपडेट कर दे कि भैया मेरा ट्रक चेकिंग के लिए रोका गया है यहां पे 30 मिनट से ज्यादा, बता दे। 138D। 135E, रूल 138E क्या कहता है? ब्लॉक कर दो ई वे बिल जनरेशन। सुनो, ई वे बिल जनरेट कब बंद कर दिया जाएगा? बताया था जब आपने लगातार 2 कॉम्पोजिशन टैक्स पे नहीं किए। कॉम्पोजिशन टैक्स कब पे किए जाते हैं? हर क्वार्टर के बाद अगले महीने की 18 को किए जाते हैं ना। किस फॉर्म पे? CMP 08, लिख लेना CMP 08। PMT 06 पे तो आम आदमी कैश लेजर में पैसे डालता है, 9 में क्या होता था? हेड बदलता था वो। CMP 08 लगातार 2 क्वार्टर का नहीं पे किया मतलब टैक्स, तो आपका क्या है? एज अ सप्लायर फॉर्म ए पार्ट ए ई वे बिल का नहीं सबमिट कर सकते तुम। या तुमने GSTR 3 भी नहीं भरी, ये तो CMP एट CMP 08, ये है GSTR 3B, ये है GSTR 1। आपने लगातार 2 मंथली या क्वार्टर की GSTR 1 या 3 नहीं भरी, ऐसा ना QRMP वाला तो क्वार्टरली रिटर्न भर रहा है तो 2 क्वार्टर की नहीं भरी, मंथली भर रहा है तो 2 महीने की नहीं भरी, 2 लगातार पीरियड की GSTR 1 यहाँ 3B, यहाँ कॉम्पो हो तो CMP में 2 क्वार्टर का टैक्स नहीं भरा, या आपका रजिस्ट्रेशन रद्दी हो गया किसी वजह से, ऑफिसर ने आपका रजिस्ट्रेशन क्या कर दिया? कैंसिल। उस सिचुएशन में एज अ सप्लायर यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू इशू ई वे बिल। हाँ, कोई आपको तो ई वे बिल इशू कर सकता है। हाँ सुनो, मेरा रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया किसी वजह से, मैं ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकता, पार्ट ए नहीं भर सकता, लेकिन ऋषभ से मैं माल खरीद रहा हूं तो ऋषभ तो भर सकता है ई वे बिल। यस, यानी एज अ रेसिपिएंट या एज अ ट्रांसपोर्टर ई वे बिल आप आज भी बना सकते हो या सामने वाला आपको दे सकता है। एज अ सप्लायर आप ई वे बिल नहीं दे सकते। यानी कहने का मतलब सुनो सुनो सुनो, मैं माल खरीद रहा हूं ऋषभ से, बेच तो नहीं रहा, बेचूंगा एज अ सप्लायर तो मेरी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी, मेरे को ब्लॉक कर दिया गया है। एज अ सप्लायर तू ई वे बिल नहीं काट सकता सुमित, क्योंकि तेरा रजिस्ट्रेशन क्या हो गया? कैंसिल। या तूने 2 क्वार्टर तक का क्या रिटर्न नहीं भरी या 2 महीने की रिटर्न नहीं भरी। मैं पार्ट ए सबमिट कर सकता हूं एज अ सप्लायर नहीं, लेकिन ऋषभ कर दे सबमिट, ऋषभ सबमिट कर दे एज अ रेसिपिएंट, ऋषभ करे, कोई रोक नहीं है, मैं नहीं कर सकता। पर वैसे जनरली बताऊं, अगर ऐसा डिफॉल्ट हुआ तो मुझे माल बेचने से ही सरकार क्या है? रोक लगा देगी। क्यों? क्योंकि गलत है, तू हमारा टैक्स ही नहीं दे रहा। एज अ ट्रांसपोर्टर सुनो, एज अ ट्रांसपोर्टर आप पार्ट भी भर सकते हो, यानी डिफॉल्टर आदमी GSTR ई वे बिल 1 का पार्ट ए नहीं भर सकता एज अ सप्लायर। एज अ ट्रांसपोर्टर, एज अ रेसिपिएंट वो भर सकता है। सुनो,
मैंने डिफॉल्ट किया, 2 पीरियड की रिटर्न नहीं भरी, सरकार कहती छुट्टी करो इसकी, 2 पीरियड की रिटर्न नहीं भरी, छुट्टी, इसको क्या है ब्लॉक कर दो, ई वे बिल जनरेट नहीं करेगा। लेकिन मैं माल खरीद रहा हूं पीयूष से, पीयूष अनरजिस्टर्ड है, मैं रजिस्टर्ड हूं, ई वे बिल का पार्ट है, मुझे भरना चाहिए ना, भर लो भर लो भर लो, क्योंकि एज अ सप्लायर नहीं सबमिट कर सकते, एज अ रेसिपिएंट ट्रांसपोर्टर डिफॉल्टर भी सबमिट कर सकता है। यस, समझ गए भाई, मैं माल बेच नहीं सकता, ई वे बिल सप्लाई एज अ सप्लायर इशू नहीं कर सकता, लेकिन मैं माल खरीद सकता हूं डिफॉल्ट होता हुई, और उसमें ई वे बिल एज अ रेसिपिएंट सबमिट कर सकता हूं। ट्रक ट्रांसपोर्टर हूं मैं, तो मैं एज अ ट्रांसपोर्टर पार्ट भी सबमिट कर सकता हूं। क्लियर? तो ये समझा रहा है बात, कहता है जी कमिश्नर वैसे आपको क्या है बख्श सकता है, रिटर्न नहीं भरी तब भी ई वे बिल भरने के लिए अलाउ कर सकता है, ये ऑफिसर की मर्जी है। रिक्वेस्ट करोगे रिजेक्ट भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी, रिजेक्ट करेगा तो क्या होगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हार्ड देगा, उससे पहले नहीं। नेक्स्ट, इट मे बी नोटेड दैट एक्सप्रेशन ट्रांसपोर्टेशन बाय रेलवे, उसमें लीजिंग ऑफ पार्सल स्पेस नहीं आता। ये क्या है, लीजिंग ऑफ पार्सल स्पेस बाय रेलवे। भैया रेलवे में माल जाएगा तो नॉर्मल माल की बात करो, जो पट्टे पे दे देता जगह, 2 बोगी पट्टे पे दे दी कुरियर वालों को कि तुम अपने पार्सल इसमें रख के ले जाया करो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट इसमें कवर नहीं होता। वैसे भी वो सामान नहीं माना जाता, बैगेज जो डाक होती है, तो उसकी बात नहीं करते हम। रेलवे पे जो गुड्स कैरियर ट्रेनें माल भर भर के लेके जाती है, हम उसकी बात करते हैं। रेलवे से माल जाने का मतलब, ना कि पार्सल्स जाने से मतलब है। मिस्टर ए क्या था, रजिस्टर्ड पर्सन था, टैक्स रेगुलर देता है, पर इसने 2 लगातार महीने की जीएसटी R1 नहीं भरी। कहता है मिस्टर बी हरियाणा का है, वो ई वे बिल जनरेट करना चाहता है फॉर गुड्स टू बी सप्लाइड टू मिस्टर ए। डिफॉल्टर कौन है, मिस्टर ए। मिस्टर बी तो डिफॉल्टर नहीं है, तो मिस्टर बी तो ई वे बिल जनरेट कर सकता है। यस, मिस्टर ए को माल बेचा, उसका ई वे बिल मिस्टर बी जनरेट कर सकता है। यस, क्या दिक्कत है भैया, ये सेलर नहीं है, ये कौन है, बायर। सामने वाला सेलर बायर है जो कि डिफॉल्टर है, रिटर्न नहीं भरता, उसको माल देगा तो ई वे बिल जनरेट कौन करेगा, सप्लायर कर रहा है, तो किसने रोका है, करेगा सप्लायर। बी ए को ई वे बिल इश्यू कर सकता है। यस, आगे बढ़ो। हियर क्या कह रहा है, देयर विल बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ जनरेटिंग ई वे बिल फॉर मिस्टर बी, जो कि आउटवर्ड मूवमेंट कर रहा है एज अ रेगुलर फाइलर। बी तो डिफॉल्टर नहीं है, बी तो रेगुलर डीलर है, रिटर्न भरने वाला, वो तो ए को ई वे बिल देगा, ए नहीं दे सकता सप्लाई पे किसी को ई वे बिल। मिस्टर ए जनरेट करना चाहते ई वे बिल आउटवर्ड सप्लाई टू मिस्टर एच, तो क्या ये जनरेट कर सकता है, नहीं, ब्लॉक है भाई, तू नहीं जनरेट कर सकता क्योंकि तूने रिटर्न नहीं भरी। मिस्टर ए किसी को सप्लाई करे तो मिस्टर ए ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकता। सही है, ये जो है ना भाई, अगर एग्जम्प्टेड गुड्स सप्लाई हो रही है, ये 49 ये एग्जम्प्टेड गुड्स की है, सप्लाई ऑफ एग्जम्प्टेड गुड्स, इस केसेस में ई वे बिल नहीं चाहिए ना, बताया था ना। इन केसेस, कुछ केस की लिस्ट बताई, एलपीजी, नेशनल हाईवे का मैप वाला, केरोसिन, डिफेंस का माल, रेल कैंटीन का माल, दूध वगैरह, और वो जा रहा है एग्जम्प्टेड गुड्स जा रही है, उनमें ई वे बिल नहीं चाहिए ना, ई वे बिल नहीं चाहिए, पर आपके कब्जे में क्या हो, टैक्स इनवॉइस या डिलीवरी चलान वगैरह तो होने चाहिए। भाई कोई चेक करना चाहे चेक तो कर ले, चलो ई वे बिल नहीं बना रहे आप, आपके कंट्रोल में होना चाहिए। ई वे बिल की चाहे जरूरत नहीं है तो भी। बोलो, लेटेस्ट रिकैप्चुलेट में मीनिंग बता रहे ई वे बिल का, क्यों जरूरत है ये बता रहा है, सेक्शन 68 मीनिंग बता रहा है, माल की मूवमेंट से पहले तैयार होगा। क्यों जरूरत है, ताकि माल की चेकिंग सही से हो सके, टाइम कम वेस्ट हो, फास्ट मूवमेंट हो सके, टर्न अराउंड टाइम घटे। कब जरूरत है जनरेट करने की, सप्लाई हो या ना हो, ठीक है, या ड्यू टू इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड, आप रजिस्टर्ड हो, माल खरीद रहे हो अनरजिस्टर्ड से, आपको ई वे बिल जनरेट करना है। फॉर्म कौन सा, मूवमेंट से पहले। 50,000 से ज्यादा माल हो तो ई वे बिल जनरेट होगा, 50 तक नहीं, पर एक्सेप्शन
हैंडीक्राफ्ट गुड्स या जॉब वर्कर वाले माल पे 50,000 की लिमिट भी नहीं। थोड़ा भी माल इंटरस्टेट सप्लाई होगा तो ई वे बिल जनरेट करना जरूरी है। गुड्स ट्रांसफर टू जॉब वर्कर, तब भी ई वे बिल जरूरी है। हु कॉजेज मूवमेंट, रजिस्टर्ड डीलर है तो सप्लायर, सप्लायर अनरजिस्टर्ड, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड तो कौन काटेगा? रेसिपिएंट। दोनों ना काटे तो कौन बना देगा? ट्रांसपोर्टर। इंफॉर्मेशन पार्ट ए में क्या देनी है? सप्लायर, रेसिपिएंट का नाम, उनका जीएसटीएन, प्लेस ऑफ सप्लाई, रीजन ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, जीएसटी परसेंटेज, टोटल जीएसटी, एचएसएन कोड सब होगा। बी में क्या होगा? उसका बिल का गुड्स कंसाइनमेंट नंबर या रेलवे की रिसीट या एयरवे बिल प्लस ट्रक की डिटेल, रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा। कौन भरेगा? पार्ट ए। पार्ट ए रेसिपिएंट या सप्लायर, वरना ट्रांसपोर्टर को पावर दो वो भर देगा, या कुरियर वाले या इको वाले भर देंगे। कौन जनरेट कर सकता है बताया ना? कंसाइनर कंसाइनी बताया, या आपके वो इको वाले भी कर सकते हैं। अदर पॉइंट, रेलवे से माल जाएगा तो रेलवे तब तक माल नहीं देगा जब तक आप ई वे बिल ना दिखा दो। 50,000 से कम पे भी आप ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। 50 किलोमीटर तक माल जा रहा है कंसाइनर से ट्रांसपोर्टर को, या ट्रांसपोर्टर से कंसाइनी को 50 किलोमीटर तक ई वे बिल की जरूरत नहीं। एक व्हीकल से दूसरे में शिफ्ट होता है तो पार्ट भी दोबारा अपडेट करना पड़ेगा नए व्हीकल नंबर को डाल के। कितनी बार अपडेट हो सकता है? कितनी भी बार। कंसोलिडेटेड, अलग अलग इनवॉइस कटे हैं। ट्रांसपोर्टर चाहे तो एक अलग से कंसोलिडेटेड ई वे बिल 02 फॉर्म पे तैयार कर सकता है, सारे माल को इकट्ठा डाल दे, सभी की डिटेल। एक्स्ट्रा ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं। कैंसिल हो सकता है 24 घंटे में, उसके बाद नहीं, एडिटिंग होती नहीं। 200 किलोमीटर पर डे, उसके बाद हर रोज का 200 किलोमीटर, या 20 ओवर डायमेंशनल में 20। एक्सेप्टेंस रिजेक्शन बता चुका हूं क्या चीज होती है। ई वे बिल जरूर तो होगी। कुछ केसेस में जरूरत नहीं, वो एलपीजी और वो सब पढ़ा पाने। डॉक्यूमेंट पर्सन इंचार्ज के पास क्या होने चाहिए? बिल वगैरह हो, प्लस उसके पास ई वे बिल हो, या फिर उसकी फोटो या RFID वाला सिस्टम हो। वेरिफिकेशन ऑफिसर होके कर सकता है एक दिन में टेम्परेरी रिपोर्ट, 24 घंटे में। 36 घंटे में क्या फाइनल रिपोर्ट कमिश्नर को सबमिट करेगा इंस्पेक्शन करके। और जब रोके तो 30 मिनट से ज्यादा तो आप भी साइट पे लोड कर देना, कैसे करके टाइम यहां वेस्ट हो रहा है। नहीं काट पाएगा एज अ सप्लायर ई वे बिल, पार्ट ए नहीं भर पाएगा जब 2 लगातार पीरियड तक जीएस वो CMP 08 वाली पेमेंट नहीं दी, या आपने GSTR 1 नहीं भरी, या 3 भी नहीं भरी, या रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। आप इस केस में अलाउड नहीं हो ई वे बिल जनरेट करने के लिए। आपको क्या कर दिया जाएगा? ब्लॉक। क्वेश्चन देखना, बताना। व्हाट आर द डॉक्यूमेंट एंड डिवाइसेस टू बी कैरिड बाय पर्सन इन चार्ज? अभी तो पढ़ा। इनवाइस, डिलीवरी चलान या बिल ऑफ सप्लाई, प्लस ई वे बिल कटा है तो उसकी कॉपी, या फिर उसकी सॉफ्ट कॉपी, या फिर QR कोड लगाओ, या RFID वाला सिस्टम, ये आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 15 प्लस GST, फ्रेट वगैरह है तो वो जोड़ के 50 से ज्यादा है तो आपको जरूरी है ई वे बिल, वरना नहीं। मिस्टर एक्स एक रजिस्टर्ड पर्सन है, मूवमेंट शुरू कर रहा है 50,000 से ज्यादा की इन रिलेशन टू सप्लाई, ई वे बिल जनरेट करेगा। ओके, लेकिन ई वे बिल जनरेट कर दिया, उसके बाद मिस्टेक पता लगी तो आपसे पूछ रहा है क्या वो करे इस केस में। तो आप कहना भैया ई वे बिल जनरेट हो गया, अब तो तू क्या 24 घंटे में इसे कैंसिल कर दे, नया ई वे बिल बना ले, वरना तू कैंसिल भी नहीं कर पाएगा। एडिटिंग तो होती ही नहीं। पढ़ा था, आगे बढ़ो। टल्ली लिमिटेड रजिस्टर्ड पर्सन है, शराब सप्लाई कर रहा है ह्यूमन यूज वाली, दिल्ली से रहना 1.5 लाख की, नो ई वे बिल रिक्वायर्ड। शराब माफ थी ना, मतलब ई वे बिल से माफ थी। धनंजय एसोसिएट गुजरात में रजिस्टर्ड है, लोहे और स्टील का काम है। धनंजय एसोसिएट माल बेच रही है कितना? 18% GST वाला, जिसकी वैल्यू बिना GST के 40,000 है। बिना GST के 40,000 है तो 18% GST दिख रहा है कितना?
7200। एज पर एग्रीमेंट ऑफ सेल, गुड्स की डिलीवरी रिटेलर के यहाँ होगी जिसके लिए 7000 रुपए चार्ज किए जाएंगे। तो भैया 7000 भी बीच में जोड़ लो ना, ये 50,000 से क्या हो जाएगा, ई वे बिल रिक्वायर्ड है, यस, ई वे बिल रिक्वायर्ड टू बी, बोलो हो गए क्वेश्चन। ये बताना वेदर ई वे बिल जनरेटेड इन वन स्टेट इज वैलिड टू अनदर स्टेट, यस, वैलिड स्टेटमेंट है, सही है। ई वे बिल कैन बी एडिटेड एनी नंबर ऑफ टाइम, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड टू एडिट। सिर्फ क्या कर सकते हो, पुराना कैंसिल करके जस्ट फ्रेश ई वे बिल कैन बी इशूड, पुराना कैंसिल कर। मिस्टर एक्स कंटेंट करते हैं कि ई वे बिल मैंडेटरी है जनरेट करना ट्रांसपोर्टेशन ऑफ यू पर्सनल और हाउस होल्ड इफेक्ट आइटम्स, नॉट वैलिड, घर का सामान लेके जाएगा, नो ई वे बिल इन दिस केस। नेक्स्ट, what is the limit of consignment for generation of e-way bill in case of movement of goods, reason other than supply। भैया रीजन कोई भी हो, सप्लाई हो या रिपेयर के लिए जा रहा हो या किसके लिए भी जा रहा हो, 50 से ज्यादा वैल्यू है तो ई-वे बिल कटेगा। Who is required to furnish information in part B, ट्रांसपोर्ट, जनरली तो वो लायबल है, ना करे तो आप सबमिट करते हो। बोलो ई-वे बिल वाले में कोई भी डाउट किसी को? एक नोट्स बुकलेट में क्विकली देखते हैं एक बार। अभी मैं ना क्वेश्चन भी ऐड कर लो, क्वेश्चन नहीं है ना मेरे ख्याल इसमें, कर दो ऐड। देखो ई वे बिल डिस्कस कर रहे थे अपन लोग, इसमें देखो चेक कर लो कुछ रहा क्या, रिक्वायरमेंट क्या थी ई वे बिल की, चैप्टर 10 का क्या, नहीं
चैप्टर नंबर गलत है, कितना था इसमें? 12 है ना? नोट्स बुकलेट में 10 ही है क्या? चलो आईसीआई में अलग था। चलो ई वे बिल, ई वे बिल कब रिक्वायर्ड है? मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए इंटरस्टेट हो या इंट्रास्टेट। ओके, ई वे बिल मैंडेटरी है, 50,000 से ऊपर माल जाएगा, सब पड़ा। 50 से कम ऑप्शनल है। मैंडेटरी किसमें है? चाहे 50 से ज्यादा ना हो, हैंडीक्राफ्ट वाला माल। इसमें ना ये वाली सीलिंग 40 लाख गलत है, 20 लाख और 10 लाख तक नॉलेज के लिए बता रहा है। 20 लाख तक सेक्शन 24 कहता है हैंडीक्राफ्ट गुड्स को अगर आप सप्लाई करते हो रजिस्ट्रेशन नहीं। नागमणि स्टेट में 10 लाख तक रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, 40 नहीं है, ठीक है। पर ये बताने की यहां जरूरत नहीं है, ये तो आप रजिस्ट्रेशन में पढ़ते हो। पर ई वे बिल जनरेट करना जरूरी है, प्रिंसिपल से जो वर्कर को जाए या हैंडीक्राफ्ट गुड्स इंटर स्टेट सप्लाई हो, चाहे 50 से कम में ई वे बिल इशू करना जरूरी है इंटर स्टेट में। हाउ टू डिटरमिन वैल्यू? 50,000 बताया, सेक्शन 15 वाली वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूडिंग जीएसटी। ओके, इंडिविजुअल कंसाइनमेंट और कंसोलिडेटेड कंसाइनमेंट कहता है ई वे बिल रिक्वायर्ड, कंसोलिडेटेड भी चलेगा अगर कन्वेंस में 50,000 से ज्यादा है। सुनो, ये मैंने बताया था वैसे ऑप्शनल है, अगर माल इंडिविजुअली 50,000 से कम है, लेकिन ट्रक में टोटल 50,000 से ज्यादा हो गया तो ट्रक वाले को चाहिए क्या काट दे? ई वे बिल कंसोलिडेटेड, वो ई वे बिल 02 फॉर्म पे जाता है। चलो, ई वे बिल इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ सप्लाई, हाँ सप्लाई जरूरी नहीं है, बिना सप्लाई के भी ई वे बिल कट सकता है। हाँ, ब्रांच को जा रहा है, वो भी रिटर्न बेसिस पे जा रहा है तो भी उसका डिलीवरी चलान दे दो भाई, ई वे बिल। ओके, लेकिन कुछ केसेस हैं जो सप्लाई नहीं है, वो एग्जांपल दे रहा है, क्रेन जा रही है, बुलडोजर जा रहा है, सीमेंट मिक्स करने वाली मशीन जा रही है, कंस्ट्रक्शन साइट से माल एक से दूसरी जगह जा रहा है, टैक्सेबल पर्सन यूज के लिए एक दूसरे को सामान दे रहे हैं फेयर में, ऐसे है। हमने कौन सा कहा टैक्स दो? हमने कहा माल जा रहा है तो ई वे बिल बनाओ। चाहे माल एक गोडाउन से कहां जा रहा है, एक बंदा अपनी गोडाउन से माल उठा के ट्रक में डाल के कहां लेके जा रहा है? कंस्ट्रक्शन साइट पे। अब रास्ते में ऑफिसर ने माल रोक लिया तो कैसे प्रूव करोगे कि ये सप्लाई नहीं है, ये है वो है? ई वे बिल काटो, ठीक है ना, कोई भी चीज है उसका। रजिस्ट्रेशन ऑन ई वे बिल, ई वे बिल कहां रजिस्टर्ड होगा? पोर्टल पे, ई वे बिल पोर्टल पे रजिस्टर्ड होगा। ट्रांसपोर्टर टू रजिस्टर वन ई वे बिल, हाँ GSTIN के बेस पे रजिस्टर्ड होगा, पैन के बेस पे। पोर्टल इसका मैंने आपको बताई है, ई वे बिल वाला पोर्टल है। स्टेप भी बताए हैं, पार्ट ए कौन भरेगा? सप्लायर या रेसिपिएंट, ठीक है। पार्ट बी कौन भरेगा? ट्रांसपोर्टर ना भरे तो रेसिपिएंट सप्लायर भर सकते हैं, रेलवे के केस में तो सप्लायर रेसिपिएंट ही भरते हैं। ई वे बिल जनरेट होगा, यूनिक नंबर जनरेट होगा, वो कितने दिन वैलिड है वो मैंने बताया, कितनी दूर जा रहे हो उस पर डिपेंड करता है। ए में क्या इंफॉर्मेशन जाएगी वो बता चुके हैं, ए भरते ही एक यूनिक नंबर जनरेट होगा 15 डिजिट का, उसको यूज करके ट्रांसपोर्टर क्या भरेगा? पार्ट बी भरेगा। ए में क्या जाता है वो बहुत बार बात की आपने, इलेक्ट्रॉनिकली सारी इंफॉर्मेशन जाती है। चलो, रिस्ट्रिक्शन पार्ट ए में सबमिट करने से कहता है कि अगर वो CMP 08 2 क्वार्टर तक नहीं भरता, ब्लॉक कर दिया जाएगा। 2 क्वार्टर की लगातार 3 भी नहीं भरता, या 2 क्वार्टर की लगातार GSTR 1 नहीं भरता, या उसका रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया तो उसे अलाउड नहीं है कि वो ई वे बिल जनरेट करे। तो आप सरकार को एप्लीकेशन दे के रीजन बता के आप ये ब्लॉक ना हो, सरकार ऑफिसर को कह दो प्लीज ब्लॉक ना करो, मुझे इशू करने दो, रीजन बता दो। एप्लीकेशन कौन से फॉर्म पे जाएगी याद रखना जरूरी नहीं है, 05 ज्यादा चीजें याद रहेंगी नहीं ना, जरूरी एक्स्ट्रा है, छोड़ो। कौन से फॉर्म पे जाएगी? 6 पे वो ऑफिसर आपको परमिशन, ये सब बेकार है। ऑफिसर ऑर्डर कौन से फॉर्म पे देगा जरूरत नहीं है, बस ऑफिसर आपके रीजन से सेटिस्फाई हुआ, आपकी एप्लीकेशन को या तो रिजेक्ट करेगा या एक्सेप्ट। रिजेक्ट करेगा तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हार्ड देके कि भी मैं नहीं अलाउ करता यार, तुम्हें अलाउ कर भी सकता है, वो ऑप्शन ऑफिसर के पास है, ग्राउंड देगा आपको, ठीक। ऐसे ट्रेडर है दिल्ली के अंदर, होलसेल बिजनेस है खिलौनों का, बच्चों के खिलौने का, NR पटियाला का, जो कहता है हु फाइल्स इज GSTR
जीएसटीआर यानी रिटर्न ट्वाइस की रेगुलरली भरता है, माल बेचने की रिटर्न, ठीक है। एस पेइंग जीएसटी अंडर रेगुलर स्कीम इन दिल्ली हैज नॉट फाइल्ड जीएसटीआर 3B फॉर लास्ट 2 मंथ। एस ने पिछली 2 बार से अपनी रिटर्न नहीं भरी तो एस ब्लॉक हो जाएगा, यस। कहता है एन, एन तो पटियाला क्या, वो तो ब्लॉक नहीं है। एन ई वे बिल जनरेट करना चाहता है, एस को माल सप्लाई की कर सकता है, यस। यानी डिफॉल्टर को आप माल दो तो आप तो इश्यू करो ई वे बिल, वो नहीं कर सकता। पटियाला वाला बंदा तो ई वे बिल इश्यू कर सकता है, यस। ऑल्सो जम्मू का जे एस से माल खरीदना चाहता है 75,000 रुपए का, तो एस नहीं इश्यू कर सकता। ई वे बिल जनरेट करना चाहे तो एस नहीं कर सकता आउटवर्ड सप्लाई का, तो वो कह देगा सामने वाले जम्मू वाले को कि तू ई वे बिल जनरेट कर ले भैया, मैं नहीं कर सकता, मेरे पे रोक है। पढ़ लिया था ये। मिस्टर ए रजिस्टर्ड पर्सन है दिल्ली का, जीएसटीआर 1 नहीं भरी 2 महीने से, अब ये चाहता है कि मैं ई वे बिल जनरेट कर दूंगा आउटवर्ड सप्लाई टू एच का, कर सकता है? नहीं, तू ब्लॉक है भैया, नहीं कर सकता, तू ब्लॉक है, नहीं कर पाएगा, यस। इंफॉर्मेशन पार्ट बी में क्या जाती है? वही गुड्स रिसीट या रेलवे की रिसीट, प्लस साथ में क्या जाता है? ट्रक की डिटेल। डिटेल कन्वेंस की पार्ट बी में नहीं दी जाएगी। अगर देखो 50 किलोमीटर तक माल जाता है तो पार्ट ए भरने की जरूरत, पार्ट ए भरना है, बी नहीं भरना। सुनो, पार्ट ए तो भरना है, पार्ट बी नहीं भरना। पार्ट ए तो रिक्वायर्ड है बट पार्ट बी नॉट रिक्वायर्ड। पार्ट बी भरने की जरूरत नहीं। कब? जब सामान 50 किलोमीटर के अंदर कंसाइनर से किसको जा रहा है? ट्रांसपोर्टर को। ट्रांसपोर्टर से किसको जा रहा है 50 किलोमीटर के अंदर? कंसाइनी को आगे। तो भैया आपको पार्ट ए भरना है खाली, पार्ट बी भरने की जरूरत नहीं। यूनिक ए वे बिल नंबर कब है? पार्ट ए भरने के बाद जनरेट होता है, ट्रक वाले को दे दो ताकि वो पार्ट बी भर दे। ई वे बिल गिवन टू रेसिपिएंट, देना रेसिपिएंट को उसकी कॉपी, यस। इंफॉर्मेशन दे दो, ट्रक से माल आ रहा है, ये इंफॉर्मेशन है। रेसिपिएंट उस इंफॉर्मेशन को क्या करे? एक्सेप्ट या रिजेक्ट, ऑनलाइन पता लग जाता है, ऑटो पॉपुलेटेड। वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट। कितना टाइम है? 72 घंटे इंफॉर्मेशन आने के या माल पहुंचने तक, विचर इज अर्ली। नहीं कुछ करता तो एक्सेप्ट मान लिया जाएगा। मोड जनरेशन का क्या होगा? वेबसाइट है, एंड्रॉइड ऐप है और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, उनके थ्रू आप ई वे बिल के डाटा भर के जनरेट कर सकते हो। RFID किस काम आता है? वो ऑटोमेटिक डिवाइस से स्कैन हो जाता है, ये पढ़ा था। बिल टू शिप टू, 2 सप्लाई है, एक ई वे बिल काफी है, 1 ई वे बिल सफिशिएंट। कन्वेंस ऑफ कंसाइनर और कंसाइनी, इससे फर्क नहीं पड़ता है ट्रक किसका है। ट्रक जिसका भी हो, ई वे बिल बनना तो बनेगा, उसका पार्ट भी आप ही भर लो, थर्ड पार्टी नहीं भरेगी पार्ट भी। अब आपका ही ट्रक का आप भर लो पार्ट भी, जिन्होंने 1 भरा वही 2 भर लेंगे। रेलवे के केस में रेलवे नहीं भरता पार्ट भी, आप ही भरोगे। माल रेलवे तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक आप उसे ई वे बिल नहीं दोगे। ट्रांसफर टू मोर देन 1 व्हीकल, तो पार्ट भी बार बार अपडेट करना है, पार्ट भी बार बार अपडेट करना है, पढ़ लिया। हर बार पार्ट भी दोबारा अपडेट किया जाएगा। ट्रांसशिपमेंट क्या है? व्हीकल से निकाल के दूसरे व्हीकल में डालना, तो आपको पार्ट भी दोबारा तैयार करना है 1 व्हीकल से दूसरे में। तो पार्ट बी इज रिक्वायर्ड टू बी अपडेटेड। नेक्स्ट, ई वे बिल कैन बी असाइन टू अनदर। हाँ भैया, ई वे बिल नहीं होता एक्चुअल में, पार्ट बी दिया जाता है उसको तैयार करने के लिए। एक्चुअल में जब ट्रक बदलता है तो वो पार्ट बी भरता है सामने वाला। कैंसिल नहीं होता है, 24 घंटे में हो सकता है, नया बनाना है तो बना भी सकते हो। 50 किलोमीटर के डिस्टेंस का रूल तो बताया कब है? ट्रांसपोर्टर को माल देना है, ट्रांसपोर्टर ने कंसाइनी को देना है, तो पार्ट ए भरना है, बी भरने की जरूरत नहीं है 50 किलोमीटर की रेंज में। इसमें पार्ट बी नॉट रिक्वायर्ड, पार्ट बी नॉट रिक्वायर्ड। आगे, कंसोलिडेटेड ई वे बिल 2 पे बना सकता है ट्रांसपोर्टर, मर्जी है। डिस्टेंस टू बी कवर्ड इन अ डे 200 किलोमीटर पर डे। ओवर डायमेंशनल कार्गो में क्या है? 20, या ट्रांसशिपमेंट या लैग करके शिप के थ्रू तो 20 किलोमीटर पर डे। 1 डे का मतलब आधी रात तक का दिन होता है, 12 बजे तक का। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में टाइम और भी दिया जा सकता है, ठीक।
पार्ट भी तो अपडेट होता ही होता है, बाद में माल बदलता है। हर स्टेट में वैलिड है कि ईवे बिल, यस। पेनल्टी, अगर आपको ईवे बिल बनाना था नहीं बनाया तो आप पे पेनल्टी, ये ना रीड ऑनली कर लो, ये पेनल्टी रीड ऑनली कर लो, आईसीआई ने नहीं दी है, रीड ऑनली कर लो, उड़ा देना। ईवे बिल बनाना था तो जितना टैक्स है उतनी, या 10,000 विच एवर इज हायर, लेकिन ये पेनल्टी के रूल अपडेट होते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो आप इसको ना पढ़ो, ज्यादा बेटर है। वैलिडिटी ऑफ ईवे बिल, कब तक वैलिड? 200 किलोमीटर तक एक दिन, 200 के पार्ट पे एक दिन और बढ़ता जाएगा। ओवर डायमेंशनल कार्गो में 20 किलोमीटर का रूल है। यानी ये ना नॉलेज के लिए बता रहा है, स्टैंडर्ड साइज से बड़े ट्रक 12 मीटर या उससे ज्यादा लेंथ वाला, जिसकी विड्थ 2.6 मीटर से ज्यादा हो, वो ट्रक ओवर डायमेंशनल होता है। वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये चीज भी क्या है, रीड। आर्टिकुलेट ट्रक है 16 मीटर वाले बड़े बड़े, यानी जो ज्यादा विड्थ वाले 2.6 मीटर से ज्यादा विड्थ वाले ट्रक, 16 मीटर से ज्यादा लेंथ हो, 2.6 मीटर से ज्यादा क्या हो, विड्थ उसकी चौड़ाई, वो बड़े कार्गो, ओवर डायमेंशनल कार्गो है, उनके लिए 20 किलोमीटर का रूल लगेगा। फ्राइडे वाला केस पढ़ चुके हैं, मंडे को वो पार्ट भी बना गया, मंडे से गिना जाएगा। ईवे बिल की जरूरत कब नहीं है? पढ़ चुके आप, ईवे बिल की जरूरत नहीं है, वो पढ़ लिया, कैरोसिन और कोरल और वो सब ज्वेलरी वगैरह, स्टोन वगैरह, उसका सरकार माल सप्लाई करे, कैंटीन का माल हो गया, डिफेंस का माल हो गया, एग्जम्प्टेड गुड्स हो गया, एनएच का मैप हो गया, वो वाला एलपीजी के खाली वो कस्टम स्टेशन के अंदर माल घूम रहा है, उस एरिया में माफ है। पढ़ लिया था ना करेंसी और ये सब कुछ। कौन से पर्सन को डॉक्यूमेंट लेके चलनी चाहिए? इनवाइस, डिलीवरी चालान अगर सप्लाई नहीं है, ठीक है, बिल ऑफ एंट्री अगर इंपोर्ट होता है उसके पास होने चाहिए। रेलवे एयरक्राफ्ट वेसल के केस में तेरे पास क्या है, वही ये सारी चीजें हो। ईवे बिल की कॉपी जरूरत नहीं है। रेलवे पे माल जा रहा है तो ईवे बिल लास्ट में भी तैयार कर सकते हो, माल छुड़वाते वक्त भी तैयार कर सकते हो, लेकिन ट्रकों पे जा रहा है तो कोई भी ट्रक रोक के चेक कर सकता है ऑफिसर, इसलिए ईवे बिल की कॉपी, इलेक्ट्रॉनिक कॉपी या हार्ड कॉपी ड्राइवर के पास होनी चाहिए। इनवाइस रेफरेंस नंबर ई इनवाइसिंग में होता है, तब आपको ईवे बिल बनाने की जरूरत नहीं। ई इनवाइसिंग का टॉपिक पीछे पढ़ चुके हैं, ऑटो पॉपुलेटेड GSTR1 तैयार हो जाएगी अपने आप, और अपने आप ईवे बिल पोर्टल पे अपडेशन हो जाएगी। डिवाइस बताया था RFID वाले डिवाइस के थ्रू स्कैन होके भी व्हीकल क्या चेक हो जाएगा, आने वाले टाइम में ये पूरी तरह से चलेगा, वो डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं। इंट्रास्टेट मूवमेंट गोल्ड वगैरह की हो रही है, उसके रिगार्डिंग ये रीड ऑनली ऐसे ही है, छोड़ो, लिमिटेड रखा है, बस सिंपल है कि आप ईवे बिल जनरेट स्टोन और उसमें नॉर्मली ना करें। हाँ, ये जो जजमेंट आई इसका शॉर्ट यही है कि आर्टिफिशियल अगर आप तैयार करते हो, सप्लाई करते हो, तो उसके लिए ईवे बिल जरूरी है। क्लियर? 1 के बाद इलेक्ट्रॉनिकली ईवे बिल का पार्ट बी सबमिट होता है, ये पढ़ चुके हैं, ठीक है, कॉमन पोर्टल पे वो पार्ट बी सबमिट करता है, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं, बस यही था। उसके बाद क्वेश्चंस हैं, हो जाएगा, MCQ है, ICA वाला पढ़ लो, ज्यादा बेटर है।